हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आगे के प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। तो आई थिंक अभी तक हमने इसमें 11-12 क्लासेस कर चुके हैं और उसमें चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें FIR से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन FIR तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हमको चैप्टर नंबर 14 यानी जो कि ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताता है कोर्ट के कि कौन सी कोर्ट के पास कौन सी ज्यूरिडिक्शन होगा, कौन सी कोर्ट कितना कॉम्पिटेंट है कि वो उस केस को मतलब उस केस का ट्रायल कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। इसके पहले हमने हमारे 30 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, तो आई सजेस्ट यू कि हमारे चैनल में ही प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें पूरा एक सीरियल वाइज उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी होगा। तो आप उसको पहले जाके मतलब जल्दी उसको पहले वहाँ से कवर कर लीजिए और उसके बाद ये चैप्टर इसके आगे के प्रोविजंस के बारे में है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है क्या। तो हम सब जानते हैं कि 2023 में हमारा जो पुराने लॉस थे यानी जो हमारा CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट था, उन तीनों को रिपील करके 3 नए लॉ को इन्फोर्स किया गया है ना। मतलब 3 नए लॉ का बिल पास किया गया 2023 में, और जिसे जो कि CRPC जो है हमारा BNSS है और हमारा भारतीय न्याय संहिता हमारा IPC है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करता है। इसके अलावा जो इसका इन्फोर्समेंट डेट है कि ये कब हम सबके बीच में आ गया था, यानी कब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होने लगा, तो वो है 1 जुलाई 2024 में। तो अब जैसा हम देख रहे हैं कि 1 साल बीत चुका है हमारे लॉ को आए हुए, तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी तक हमने 1-2 एग्ज़ाम देखे जिसमें कंपैरिजन में पूछा गया था, यानी CRPC और BNSS दोनों आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने हाल ही में उत्तराखंड का जुडिशरी देखा, तो उसमें दोनों ही आए थे। लेकिन अब APO में देख रहे हैं, या आई होप कि जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको न्यू लॉज ही दिखेंगे, ठीक है। मतलब न्यू लॉज ही उसमें पूछा जाएगा, उसमें पुराने लॉज नहीं पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और जो कि हम जानते हैं काफ़ी बल्कि है, काफ़ी बड़ा है, तो इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। लेकिन बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। जो थोड़े बहुत चेंज है उसको हम सीधे साथ साथ में कवर कराते हुए चल लेंगे। तो आप इसको बार बार रिवाइज करिए, ये आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा BNSS का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इसका 13 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमको 14 चैप्टर स्टार्ट करना है, तो चलते हैं पढ़ते हैं 13। तो ये बात करता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो सबसे पहले तो क्रिमिनल कोर्ट्स हमने हमारे सेक्शन नंबर 6 में देख लिया है ना, कि कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट है, जिसमें हम ये भी जान लिया है कि जो हमारा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता था पहले CRPC में, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का मतलब है कि जहाँ 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता था, और उसमें जो भी मजिस्ट्रेट बैठते थे या जो भी वहाँ पे कोर्ट होती थी उनको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता था। तो अब एज ऑफ नाउ हम देख ही रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब 10 लाख वाला तो कोई रह ही नहीं गया है प्रोविज़न, है ना। हम देख ही रहे हैं कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो मेट्रोपॉलिटन का ऐसे में कोई ज़रूरत रह नहीं गई है। तो इस वजह से क्रिमिनल कोर्ट के उससे मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास हाई कोर्ट को अगर साइड में रख दें तो उसके अलावा हमारे पास 4 क्रिमिनल कोर्ट्स दी गई हैं, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से पहला है सेशन कोर्ट, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड चौथा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन।
तो अब उनका ज्यूरिडिक्शन कहाँ कहाँ होगा, यानी अगर कोई भी ऐसा केस होता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जाता है, तो और हमारे सामने सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है कि चलो हम एफआईआर करवा लिए, ठीक है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन भी हो गई। अब ये बताओ भाई कि ये जो केस है ये किस कोर्ट में जाएगा। तो सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही होता है ना, ये कोर्ट किस केस में जाएगा, सॉरी ये केस किस कोर्ट में जाएगा। तो उसी चीज़ को जो है हल करने के लिए हमारा चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूप से रखा गया है। तो इसका सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 197। तो 197 बात कर रहा है कि ऑर्डिनरी प्लेस और प्लेस फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो ऑर्डिनरी प्लेस मतलब जनरली एक तरफ से कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। तो एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली be inquired into and tried by court within whose local jurisdiction it was committed। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल मर्डर अगर हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है, मान लो भाई कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि चलो ठीक है मेरठ में हो गया है ना, तो अब मेरठ में मर्डर हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि हम दिमाग लगाएंगे और चलो इसको दिल्ली में इसको क्या कहते हैं केस ट्रांसफ़र कर देते हैं, दिल्ली में इसका केस चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अगर मेरठ में हुआ है, मेरठ में जिस जगह पे वो ऑफेंस हुआ है उसी के प्रीमाइसेस पे, उसी के ज्यूरिडिक्शन में, उसी के ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट में वो केस का ट्रायल होगा या उस केस का इंक्वायरी किया जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डिनरी प्लेस, मतलब जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ उसी के लोकल ज्यूरिडिक्शन में ही जो है ज्यूरिडिक्शन होगा, मतलब उसी के लोकल ज्यूरिडिक्शन में ही किसी भी केस का यानी उस केस का इंक्वायरी और ट्राई किया जाएगा। अब 198 बात करता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेसेस के बारे में बात किया गया है जहाँ पे इंसान को कंफ्यूजन होती है ना। जैसे ए यहाँ पे बात कर रहा है व्हेन इट इज़ अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरिया, मतलब जब ऑफेंस ऐसी जगह पे घटित हुआ हो जहाँ पे ये अनसर्टेनिटी है, सॉरी, कि मतलब अनिश्चितता है कि इसको मतलब ये किस एरिया में आता है या किसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में आता है, किस कोर्ट के लोकल ज्यूरिडिक्शन में आता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बी यहाँ बात करता है कि भाई जो ऑफेंस कमिटेड हुआ है वो मान लो एक लोकल एरिया में हुआ है, एक दूसरे लोकल एरिया में हुआ है, मतलब कि बॉर्डर में हुआ है, किसी डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है वहाँ पे मर्डर हुआ है। अब उस बॉर्डर पे जो ए कोर्ट है उसका भी ज्यूरिडिक्शन है, जो बी कोर्ट है उसका भी ज्यूरिडिक्शन है। तो अब उस मामले में क्या किया जाएगा। सी में वेयर एन ऑफेंस इज एन कॉन्टिन्यूइंग वन। अब कॉन्टिन्यूइंग वन मतलब कि जो जब से ऑफेंस होना स्टार्ट हुआ और जब से ऑफेंस ख़त्म हुआ, मतलब एक ऑफेंस जैसे हमारा कंटिन्यूइंग ऑफेंस हम ले लेते हैं कि अबडक्शन को, ठीक है, अबडक्शन हम जानते हैं कि वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। मतलब एक पर्सन को अगर एक जगह से किडनैप किया जा रहा है और दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है तो वो पर्सन जहाँ जहाँ जाएगा वो सारे ज्यूरिडिक्शन में आ जाएंगे, है ना। अब एक पर्सन को इलाहाबाद से भाई उठाया गया, इलाहाबाद से उसको किडनैप किया गया और उसको दिल्ली लाया गया, तो इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक जितने भी बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, जितने भी सेशंस पढ़ते हैं, वो सारे ही हमारे ज्यूरिडिक्शन में आ जाएंगे। तो अब ऐसे में कहाँ पे कोर्ट फाइल मतलब कहाँ पे केस फाइल किया जाए, किस कोर्ट के आगे केस चलेगा, ये सारी चीज़ें अब आगे हम देखेंगे। अब डी यहाँ पे है कि व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरिया। अब डिफरेंट लोकल एरिया का मतलब है फॉर एग्जांपल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ठीक है, वेजिंग वॉर हो रहा है, तो अब भाई एक इंसान दिल्ली में बैठा हुआ है वो यहाँ पे बॉम्ब बना रहा है, एक इंसान महाराष्ट्र में बैठा हुआ है वो वहाँ पे प्लान बना रहा है। तो अब क्या है, ये है तो एक ही ऑफेंस है ना, उन सब का मोटिव क्या है कि बॉम्ब ब्लास्ट करना, लेकिन प्लानिंग कहीं और हो रही है, इंसान का जो आर्म वगैरह है वो कहीं और से लाया जा रहा है ना। उसके बाद जो है जो अनलॉफुल असेंबली जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है वो कहीं पता लग रहा है हैदराबाद से इकट्ठा किया जा रहा है। तो अलग अलग एरिया में
ये जो ऑफेंस है उनका वारदात किया जा रहा है। तो ऐसे में भाई ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगा? तो इन चारों के लिए जहाँ पे इंसान को डाउट होता है कि अगर ऐसे कंडीशन में कोई भी केस कमिट किया जा रहा है तो उसका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, मतलब कौन सी कोर्ट में वो केस ट्राई किया जाएगा या इंक्वायरी किया जाएगा। तो हमारा 198 बोल रहा है कि कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। तो यहाँ पे एनी ऑफ सच मतलब कि जितनी एरिया में भी वो चीज़ें की गई हैं, ठीक है, अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी, एक छोटा सा एक्ट भी अगर उस एरिया से किया गया है तो वहाँ के कोर्ट के पास ये ज्यूरिडिक्शन आ जाता है कि वो क्या कर सकती हैं, उस केस का ट्राई कर सकती हैं अपने अंडर में। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 198, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हमारा 178 में ये दिया हुआ था CRPC में। तो अब हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 199 में, जो बात करते हैं ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेस इंश्योर। तो ऐसे एक्ट जहाँ पे ऐसे ज्यूरिडिक्शन जहाँ पे एक्ट कहीं और डन हो रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसका प्रभाव जो है वो कहीं और देखने को मिल रहा है। तो सेक्शन 199 बोलता है कि अगर ऐसे कहीं भी कंडीशन आती है तो कोर्ट का जो लोकल ज्यूरिडिक्शन होगा वो या तो वहाँ होगा जहाँ वो एक्ट डन हुआ है, जहाँ वो एक्ट कमिटेड हुआ है, या तो वहाँ भी हो सकता है जहाँ पे इस एक्ट का प्रभाव पड़ा है, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखा है कि भाई एक्ट वहाँ हुआ है और कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ दिख रहे हैं। तो दोनों कोर्ट के पास ये लोकल ज्यूरिडिक्शन होगा कि वो अपने कोर्ट के अंदर उसको ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 200, जो बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मतलब ऐसा प्लेस, ऐसी जगह पे जहाँ पे दो एक्ट के बीच में या ऑफेंस के बीच में एक रिलेशन है दूसरे ऑफेंस से, ठीक है, मतलब जैसे भाई किडनैप कहीं और से किया, मर्डर कहीं और किया जा रहा है ना, इस टाइप का, मतलब एक ऑफेंस का दूसरे ऑफेंस से रिलेटेड है। तो अब ऐसी कंडीशन में किस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन रहेगी, कौन से कोर्ट के पास लोकल ज्यूरिडिक्शन रहेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द फर्स्ट मेंशन ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट विद इन लोकल ज्यूरिडिक्शन ईदर एक्ट वाज डन। तो फर्स्ट मेंशन ऑफेंस जो कि पहले हुआ है, ठीक है, मतलब जो पहले ऑफेंस किया गया है, फर्स्ट मेंशन ऑफेंस है, वहाँ के कोर्ट के पास ये ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा कि वो उस केस को इंक्वायर करें या फिर उसका ट्रायल करें। जो कि हमारा सेक्शन 200। अब 201 यानी जो हमारे CRPC के 181 में दिया हुआ था, तो ये प्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें बोला जा रहा है प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो यहाँ पे कई प्रकार के ऑफेंस बताए गए हैं और ये बताया गया है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो इसका लोकल ज्यूरिडिक्शन मतलब कोर्ट कहाँ पे ट्राई किया जाए, कोर्ट कहाँ पे ट्राई कर सकती है। तो इसका पहला बता रहा है कि एनी ऑफेंस ऑफ डकैती और ऑफ डकैती विद मर्डर of belonging to a gang of dacoits or of escaping from custody may be tried, may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction of the offence was committed or the accused person was found। तो जो हमारा 201 का सबसेक्शन नंबर 1 है ये बोल रहा है कि जब ऑफेंस डकैती का हो या डकैती विद मर्डर का हो, यानी डकैती का ऑफेंस करते करते किसी का मर्डर भी हो गया हो, या फिर ऐसे मतलब गैंग जो कि डकैत को बिलोंग करती है जब वो पकड़ में आती है पुलिस के हाथों में, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कस्टडी से एस्केप कर गया हो, मतलब चाहे वो पुलिस कस्टडी हो चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो, जब वो एस्केप कर जाता है, जब वो भाग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट मतलब किस कोर्ट के पास लोकल ज्यूरिडिक्शन होगा। तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर वो जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसको जहाँ भी मिले, ठीक है, वो अगर भाग के प्रयागराज से दिल्ली आ गया है और अगर वो दिल्ली मिल रहा है तो उसका जो ट्रायल रहेगा वो दिल्ली के कोर्ट में भी चल सकता है,
ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 1। 2 यहाँ पे बात कर रहा है किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में। तो अगर मामला है किडनैपिंग का और एब्डक्शन का, तो जो कोर्ट होगी, मतलब जिसके पास लोकल जुरिडिक्शन होगा, या तो जहाँ पे पर्सन को किडनैप किया गया है वहाँ की कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, या तो जहाँ पे उनको कन्वे यानी जहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे, जहाँ कंसील किया गया है, तो जहाँ डिटेन किया गया है, या तो जहाँ उनको रखा गया है। मतलब जहाँ उनको किडनैप किया गया है, जहाँ उनको कन्वे किया गया है, जहाँ उनको कंसील किया गया है, या तो जहाँ उनको डिटेन किया गया है, इन चारों में से किसी भी जगह पे कोर्ट को जुरिडिक्शन है कि वो इस केस के भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पे है चोरी यानी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बारे में। तो अब अगर मान लो ये तीनों ऑफेंस हुए हैं, तब किस कोर्ट के पास लोकल जुरिडिक्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में या तो जहाँ पे ऑफेंस कमिटेड हुआ है, ठीक है, वहाँ भाई देखो ऑफेंस जहाँ पे कमिटेड हुआ है ये तो अल्टीमेट है, ठीक है, मतलब जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ तो जुरिडिक्शन है ही है। अब फॉर एग्जांपल लेकिन अगर सुटेबल के लिए वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं पार्टीज, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा जो यहाँ रहेगा वो ये रहेगा कि जहाँ स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव हुई हो या रिटेन हुई हो। मतलब जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी वहाँ से चुराई गई है, जो प्रॉपर्टी वहाँ से किसी पोजीशन से ली गई है बिना कंसेंट के, उसको जहाँ पे रखा गया है या जहाँ उसको लिया गया है, इन दोनों जगहों से किसी भी जगह में लोकल जुरिडिक्शन हो सकता है कोर्ट का। अब 4 यहाँ पे बात करता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो अगर CMP है, CBT है, इस टाइप के कोई भी केस है, तो ऐसी कंडीशन में ऑफेंस जहाँ पे कमिट हुआ है ये तो हमारा पहला ही है। दूसरा, एनी पार्ट, मतलब उस स्टोलन प्रॉपर्टी को यानी उस स्टोलन जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया गया है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा उसको लिया गया है, या तो उस प्रॉपर्टी को जहाँ पे रिसीव किया गया है, या तो रिटेन किया गया है, या तो रिटर्न किया गया है, या तो अकाउंटेड किया गया है। मतलब अकाउंटेड मतलब कि उसके बिहार पे कुछ किया गया हो या बेचा गया हो, इस टाइप का। तो इन सभी चीज़ों में से, मतलब इन सभी प्लेस में से किसी भी प्लेस के कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन आ जाती है कि वो इन केस के बिहार पे ट्राई कर सके। 5 यहाँ पे बात करता है एनी ऑफेंस विच इंक्लूड द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी मे बी इंक्वायरी और ट्राइड बाई कोर्ट within whose local jurisdiction the offence was committed or stolen property was possessed or received or retained। तो यहाँ पे भी वही है कि जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है, या तो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको पोजेस किया गया है, या तो उसको लिया गया है यानी उसको रिसीव किया गया है, और या तो उसको रखा गया है यानी उसको रिटेन किया गया है। तो इन 3-4 जगहों पे कहीं पे भी कोर्ट उसको ट्राई कर सकती है अपने जुरिडिक्शन के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा 201, इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 202 यानी 202, जो पहले हमारा 182 था। तो ये बात करता है ऑफेंस कमिटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पे अगर कोई ऑफेंस है जो कि कमिट हो रहा है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा या फिर लेटर्स के द्वारा, तो ऐसे में किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगी। तो यहाँ पे कई बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल क्या, ये तो रियली है कि कोर्ट, मतलब उस कोर्ट के पास लोकल जुरिडिक्शन होगी जहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया गया है, या जहाँ पे वो लेटर या मैसेज सेंड किया गया है या फिर रिसीव किया गया है। एंड एनी ऑफेंस चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी मे बी इंक्वायर और ट्राइड डिलीवरी बाय द पर्सन रिसीव और वॉज रिसीव बाय एक्यूज पर्सन। मतलब या तो वह पर्सन जहाँ पे उसको धोखा दिया हो या फिर जहाँ पे उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया हो उस एक्यूज पर्सन ने, तो वो जगह भी क्या हो जाएगी, ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आ जाएगी। मतलब वहाँ पे भी कोर्ट को ये पावर रहेगी कि वो अपने ज्यूरिडिक्शन में इंक्वायर कर सकते हैं। तो मतलब जहाँ से मैसेज सेंड हुआ है या फिर जहाँ से लिया गया है।
इन दोनों पे जो हो गया है, ठीक है, इन दोनों जगह को लोकल ज्यूरिडिक्शन माना गया है। और या फिर अगर चीटिंग या डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का केस है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को जहाँ डिसीव किया गया है, यानी उस पर्सन को जहाँ पे बहलाया फुसलाया गया है कि भाई तुम प्रॉपर्टी इधर करो, वहाँ पे, या तो उस प्रॉपर्टी को जहाँ पे लिया गया है, इन दोनों में से किसी भी प्लेस पे उस केस का ट्राई किया जा सकता है। तो इसका जो है सब सेक्शन नंबर 2 बात करता है और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82। तो 82 हमारा बाइगेमी से रिलेटेड है। बाइगेमी मतलब वही कि अगर एक उनके जो स्पाउसेस हैं, जिंदा हैं, और फिर भी वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ये बाइगेमी का ऑफेंस होता है। तो अगर किसी पर्सन ने बाइगेमी का ऑफेंस किया है तो उनका केस कहाँ चलेगा? तो पहले तो वहाँ जहाँ ऑफेंस कमिटेड है ना, जहाँ पे ऑफेंस कमिटेड है, यानी जहाँ पे शादी वादी हुई है वहाँ पे चलेगा। या फिर ऑफेंडर लास्ट रिसाइडेड विद हिज हर स्पाउस, हिज और हर, क्योंकि बाइगेमी तो भाई दोनों पार्टी कर सकते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी कर सकता है। तो ऑफेंडर जो है जहाँ पे अपने स्पाउस के साथ लास्ट रहा हो वहाँ पे भी एक ज्यूरिडिक्शन आ जाता है कोर्ट के पास by the first marriage, or the wife by the first marriage has taken a permanent residence after the commission। यानी या फिर जो वाइफ है, यहाँ पे वाइफ को वेटेज दी गई है कि वाइफ जो कि फर्स्ट मैरिज से है वो जहाँ पे परमानेंट रह रही हैं वहाँ पे भी और कमीशन के बाद जहाँ पे रह रही हैं, मतलब बाइगेमी होने के बाद जहाँ पे रह रही हैं वहाँ पर भी एक ज्यूरिडिक्शन बन जाता है कोर्ट को ये केस ट्राई करने के लिए। फिर आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 203, जो हमारा 183 था हमारे CRPC में। ये बात कर रहा है कि ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज। तो जर्नी और वॉयज मतलब ये एक टाइप का जर्नी दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई भी जर्नी बाई ट्रेन हो रही है या बाई सी हो रही है, वाटर जर्नी में हो रही है, जर्नी, सॉरी मेरा टर्न स्लिप हो रहा है, तो जर्नी है, तो ऐसे कंडीशन में कौन से कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन रहेगा? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्राइड बाय कोर्ट थ्रू और इन टू हुज लोकल ज्यूरिडिक्शन द पर्सन और थिंग पास्ट इन द कोर्स ऑफ जर्नी। तो जो पर्सन है और जो थिंग है जिसके बिहाफ पे केस किया जा रहा है वो उस जर्नी में जहाँ जहाँ से पास होंगे, अगर उनके मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में उनको 10 स्टेशन पड़ रहे हैं, तो 10 स्टेशन वो लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आ जाता है। मतलब 10 स्टेशन के जो कोर्ट्स हैं, सॉरी 10 लोकल ज्यूरिडिक्शन के जो कोर्ट्स हैं उनके यहाँ उनका ट्राई किया जा सकता है। तो हो गया हमारा सेक्शन 203 यानी 203। फिर आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 204 में जो बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंस ट्रायबल टूगेदर। तो यहाँ पे ऐसे ऑफेंस जो कि एक साथ ट्रायल किए जा सकते हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई भी केस आ जाता है। और यहाँ पे सेक्शन में बताया गया है 242, 243, 244 जो कि रिलेटेड हमारे चार्ज से। फॉर एग्जांपल 242 यहाँ बात करता है कि जब एक साल में 5 या 5 से ज़्यादा कोई ऑफेंस करता है तो उन 5 ऑफेंस का जो है ट्रायल टूगेदर हो सकता है, यानी 5 ऑफेंस का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। तो या तो ऐसी कंडीशन हो या तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो कि कोई भी ऑफेंस या ऑफेंसेस कमिटेड किए जा रहे हैं बाय सेवरल पर्सन, ठीक है, कई पर्सन के द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल मॉब लिंचिंग हो गई या अनलॉफुल असेंबली हो गई, ऐसे बहुत तरह के हमारे ऑफेंस है जो कि एक ही साथ किए जाते हैं बाय द सेवरल पर्सन। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफेंसेस में बी ट्राइड और मे बी इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय एनी कोर्ट, ठीक है, एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंस। तो यहाँ पे 5 ऑफेंस हो चाहे 10 ऑफेंस हो चाहे कितने भी ऑफेंस हो, अगर कोई भी ऑफेंस किसी भी कोर्ट के लोकल ज्यूरिडिक्शन में हो रहा है तो उस कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन के तहत वह उस केस का ट्राई कर सकती है। और सिर्फ उस केस का नहीं, ये पूरे केस का, यानी जो कि ट्राइबल टुगेदर हो रहे हैं सारे लोगों का यहाँ पे ट्राई कर सकती है। तो यानी यहाँ पे एनी कोड दिया हुआ है, ठीक है। अब 205 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पावर टू ऑर्डर
आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, इसके लिए आपको ये सेक्शन देख लीजिएगा आप। ये जॉइंटली चार्ज के बारे में बताता है कि मतलब अब जॉइंटली चार्ज है तो यही है ना कि या तो एक पर्सन एक ऑफेंस कई बार मतलब कई के द्वारा किया जा रहा है, या फिर कई सारे ऑफेंस कई लोगों के साथ एक ही जगह पे किया जा रहा है। इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे भाई दंगा फसाद होता है ना, रॉयटिंग होती है, लॉफुल असेंबली होती है, ये सब क्या है, कई पर्सन के द्वारा किया जा रहा है लेकिन सबका मोटिव तो एक ही है ना। तो इस प्रकार के केस में मतलब कोई भी जो केस होगा वो कोई भी कोर्ट यहाँ पे दे सकती है अगर उनके प्रीमाइसेस में एक भी उससे रिलेटेड ऑफेंस हो गया है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हुआ है सिर्फ वहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 204 ये बोल रहा है। अब 205 यहाँ बोल रहा है कि पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिसीजन। तो ये जो पावर टू ऑर्डर है कि भाई डिफरेंट सेक्शन डिवीज़न में इस केस को ट्राई करो, तो ये पावर्स उसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। बस इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। सेक्शन 206 यहाँ पे बोल रहा है कि हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। तो यहाँ पे अगर कोई भी केस मतलब कोई भी ऐसा डाउट आता है कि जो ये केस है ये किस कोर्ट के अंडर में है, मतलब कौन से कोर्ट के लोकल ज्यूरिडिक्शन में आता है, और ऐसा कोई डाउट अराइज हो रहा है, तो ऐसा डाउट अराइज हो रहा है तो भाई ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा हाई कोर्ट, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा। यानी हम जानते हैं कि हाई कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट होता है ऑफ द स्टेट, तो हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसाइडेड किया जाएगा कि ये जो ऑफेंस है ये किस कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ट्राई किया जाए। तो ये हो गया हमारा 206 सेक्शन। अब यहाँ पे जैसे एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। ठीक है, अब 207 यहाँ पे बात करता है पावर टू इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिडिक्शन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इशू समन और वारंट को इशू करने की पावर जबकि जो मतलब ज्यूरिडिक्शन है उसके बियॉन्ड जाके, मतलब एक पुलिस ऑफिसर का यहाँ ज्यूरिडिक्शन नहीं है लेकिन उनको समन करना है, तो वो कब अपने ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके उस चीज़ को इशू कर सकते हैं, ये हमारा सेक्शन 207 बताता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारी अथॉरिटी है वो है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी JMFC sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside and jurisdiction whether within or outside India, ठीक है, an offence which cannot under the provision of section 197 to 205 यानी 205, यानी कोई ऐसा कंडीशन है जो कि 197 से 205 के अंदर आता ही नहीं है, वो अलग ही चल रहा है। और JMFC को ये बिलीव होता है, ये उनको लगता है कि जो पर्सन है वो उनके लोकल ज्यूरिडिक्शन में ना करके किसी और के ज्यूरिडिक्शन में यानी आउटसाइड हिज ज्यूरिडिक्शन कमिट किया है। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेंगे कि सच मजिस्ट्रेट में इंक्वायर इनटू द ऑफेंस इफ इट हैज़ बीन कमिटेड within such local jurisdiction and compel such person in manner herein before provided to appear before him and send such person to magistrate having jurisdiction to inquiry. If offence is not punishable with death, imprisonment for life, and such person is ready to willing to give bail to satisfaction of the magistrate acting under this section, take a bond or bail bond for his appearance before the magistrate having jurisdiction. तो कुल मिला के इसमें यही बोला गया है कि जो हमारे JMFC है उनके पास ये पावर है कि वो अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके कोई भी समन या कोई भी वारंट इशू कर सकते हैं। और अगर वो पर्सन विलिंग है, मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे वारंट भेजा जा रहे हैं, अगर वो खुद से चाहता है कि भाई मेरे खिलाफ वारंट मत जारी करिए सर, मैं खुद आपके कोर्ट में चल के आता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पर्सन चल के आ जाता है खुद ब खुद कोर्ट में, तो कोर्ट
तो अगर कोर्ट को या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आ गया है और कहीं नहीं जाने वाला, अगर वो उनको ये रीज़न तो बिलीव होता है हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, तो वो उस पर्सन को बेल पर भी छोड़ सकते हैं और बेल पर भी छोड़ सकते हैं उनको बेल बॉन्ड और मतलब टेक अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर इट्स अपीयरेंस। ठीक है, मतलब उनके बेल अगर दिया जाएगा तो वो बॉन्ड के उस पर दिया जाएगा। तो यही बोल रहा है हमारा सेक्शन 207। अब 208 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बात करता है ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऑफेंस जो कि कमिटेड है हमारे इंडिया के टेरिटरी से बाहर, तो ऐसी कंडीशन में बाई ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेयर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे ऑफेंस किया जा रहा है और ये ऑफेंस कहाँ किया जा रहा है, हाई सीज का मतलब होता है जहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई भी जोर नहीं होता है, कोई भी दबाव नहीं होता है। मतलब हाई सी का मतलब एकदम इंडिपेंडेंट है ना, या तो वहाँ पे सारी कंट्री का बराबर का पावर है या तो किसी भी कंट्री का कोई भी पावर नहीं है, तो वो होता है हाई सीज। नॉर्मली हमारे इंडिया से रिलेटेड अगर देखा जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स के मतलब कोस्ट लाइन के 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हमारा हाई सी स्टार्ट हो जाता है। या फिर एल्सवेयर बी बोल रहा है कि बाई अ पर्सन नॉट बीइंग अ सिटीजन, या तो ऐसे पर्सन के द्वारा कमिट किया जा रहा है जो कि सिटीजन नहीं है और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब वो सिटीजन है लेकिन वो एकदम से बाहर है, या तो वो सिटीजन नहीं है लेकिन जिस शिप पर या जिस एयरक्राफ्ट पे वो ऑफेंस कर रहा है वो रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर वो रजिस्टर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो है मतलब ट्रायल किस लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर होगा, तो ये बोल रहे हैं कि ही में बी फाउंड वेयर द ऑफेंस रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो या तो जहाँ पे वो इंसान पकड़ा जा रहा है, ठीक है, जहाँ वो इंसान फाउंड किया जा रहा है, या तो वहाँ पे आप लोकल ज्यूरिडिक्शन लग जाता है कोर्ट का, या तो वहाँ पे उस पर्सन का ट्राई किया जाएगा, या तो जहाँ पे वो केस रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ पे भी उसको ट्राई किया जा सकता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड ट्राइड इन इंडिया एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा कोई केस है जो कि आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस पर्सन के खिलाफ यहाँ पे ऑफेंस स्टार्ट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 208 जो हमारा सेक्शन 188 में दिया हुआ था सीआरपीसी में। ये पहले भी इम्पोर्टेंट था, अभी भी इम्पोर्टेंट है, इंडेक्स बेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 209 जो बात करता है रिसीव्ड बाई एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे रिसीट ऑफ एविडेंस मतलब एविडेंस की बात यहाँ पे की जा रही है उस ऑफेंस की जो कि आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कॉपीज ऑफ डिपोजिशन मेड और एग्जिबिट, ये सारे ही हमारे एविडेंस कहलाएंगे, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर शैल बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस। ठीक है, मतलब कोई भी कॉपीज और डिपोजिशन की तो उसे एज एन एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 209। और फिर आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 15 में जो बात करता है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो अभी तक हमने देख लिया भाई एफआईआर कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, कन्फेशन कैसा होता है, ज्यूरिडिक्शन कौन से कोर्ट के आगे हम ये केस ट्राई कर सकते हैं। तो अब अब यहाँ से जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि कोई भी केस का जो प्रोसीडिंग का इनिशिएशन कैसे होता है। ठीक है, अभी तक आपको पता लग गया कि हाँ ये पर्सन है, इसके खिलाफ केस किया जाना है, इसका लोकल ज्यूरिडिक्शन ये है, इस कोर्ट में किया जाना है। अब कोर्ट का यहाँ से काम पूरा होता मतलब काम यहाँ पे स्टार्ट होता है कि अब यहाँ पे प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना है ट्रायल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 15 इस हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बात करता है हमारा कॉग्निजेंस। अब यहाँ से भाई हमारा पूरा पुलिस का कोई काम नहीं रह जाएगा, अब पूरा जो भी काम होगा यहाँ पे कोर्ट और मजिस्ट्रेट का होगा। तो चैप्टर नंबर 15 ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो आज यही मतलब आज यही प्रोविज़न तक, यानी आज हमने ज्यूरिडिक्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आई हो। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ही ओपन है। आप वहाँ पे अपने कमेंट लिख सकते हैं, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूँ। इसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर और बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करिए, बहुत बहुत ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, इजी हो समझने में चीज़ें, और ये जो इतना रंगा होगा ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है आई थिंक। तो बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।